हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो प्रॉब्लम्स टेस्ट है, प्रॉब्लम्स के ऊपर आधारित जो प्रॉब्लम्स है इसको आज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टर्म्स को यूज करेंगे, नया टॉपिक में। तो पहला प्रॉब्लम है आज, 5 पॉइंट चार्जेस each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side AA. What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q coulomb placed at the center of the hexagon? ये हेक्सागन है, इसके सभी वर्टिसेस 5 वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज रखा और सेंटर पर जो है माइनस क्यू चार्ज। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू। इस सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है, नेट फोर्स इस पर कितना होगा, ये 5 चार्जेस के कारण। देखिए प्रॉब्लम एक है, लेकिन इस प्रॉब्लम को समझिए। ये हेक्सागन, अगर रेगुलर पेंटागन होता तो उसके 4 वर्टिसेस पर अगर हम चार्ज रखते तो उस पर कितना फोर्स लगता, उसके कारण इस पर कितना फोर्स। अगर पेंटागन नहीं, अगर रेगुलर पॉलीगन होता, अगर एन साइड्स का और ऑल द वर्टिसेस आर फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, then result will be same. आयतन हेक्सागन हो, पेंटागन हो और रेगुलर पॉलीगन हो जिसकी की सेंटर से दूरी वर्टिसेस की सेम हो, तो हमको रिजल्ट एक ही मिलेगा। अब देखिए, ये सभी के कारण अगर फोर्स ड्यू टू ऑल द 5 चार्जेज, अगर फोर्स माना एफ को, इस पर अगर एक चार्ज हम रख देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेज क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इस क्यू के कारण इस पर फोर्स, अगर मान लीजिए कि सपोज कि एफ लग रहा है स्मॉल, then that will be equal to 0. If 6 charges are placed at 6 corners of the regular hexagon and minus q charge is placed at the center or plus charge is placed at the center. Minus charge means कि this charge attract each other, plus q charge this means कि this charge repels this. तो ये हमारा जो है फोर्स जो है 6 चार्जेस, सेंटर पर जो चार्ज है नेट फोर्स 0 मीन्स एफ प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो एफ की वैल्यू क्या, दैट विल बी माइनस, और ये एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस एल है ये सभी डिस्टेंस इस एल के बराबर ही होगा। रेगुलर हेक्सागन में जो सेंटर से दूरी होती है साइड के लेंथ के बराबर होती है, तो ये एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ, ये हमारा हो जाएगा कितना, के क्यू ए स्क्वायर और बटा में एल स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इसके कारण हमारा फोर्स जो होता अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में होता, तो ये एफ की वैल्यू जो होगी टोटल फोर्स अपोजिट टू इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट टू दिस मैग्नीट्यूड हमारा है। क्लियर है। अगर ये हमारा हेक्सागन नहीं होता, पेंटागन होता, तो फोर्स इस पर रखते और वर्टिसेस पर हम रखते, फिफ्थ को रखते तो 0 हो जाती, उस स्थिति में हमारा रिजल्ट नहीं होता। कंसेप्ट आप बना लीजिए, अगर ये हमारा रेगुलर पॉलीगन्स होता ऑफ एन साइड्स एंड ऑल द वर्टिसेस आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड आइडेंटिकल चार्जेस
is placed on n minus total sides n, or identical charges are placed at n minus 1 corners, then result will be same. Then result will be same. तो ये आप कंसेप्ट आप बना ले, एक प्रॉब्लम में ये जनरल कंसेप्ट होगा कि अगर n साइड्स का पॉलीगन्स होगा n माइनस 1 कार्नर्स पर, अगर हम आइडेंटिकल चार्ज रख दें और इस सेंटर पर हम माइनस क्यू रख दें या प्लस क्यू रख दें, तो हमारा जो नेट फोर्स होगा n minus 1 charges at the charge placed at the center is equal to this charge, force exerts this charge on this direction is opposite. ये हमारा f इसका डायरेक्शन इसके कारण क्या होगा, ट्रैक्टिंग एक्साइटेड, ये इसलिए f जो होगा that will be opposite to this. क्लियर है? आंसर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Three charges each of value q are placed at the corners of a triangle. A force charge q is placed at the center of the triangle. If q is equal to minus q, will the charges at the corners move towards the center of or fly away from it? Good question. ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इसके एक्सेस पर चार्जेस रखे हुए हैं क्यू क्यू क्यू. तो कहता है फोर्स चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. यहां पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है जिसकी वैल्यू है कितने के बराबर, माइनस क्यू. कब कहता है कि ये जो है ऑल चार्जेस एट द कॉर्नर्स, ये क्यू क्यू जो चार्जेस रखे हुए हैं मूव टुवर्ड्स द सेंटर और फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर. ये हमारा सेंटर की ओर आएंगे या अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा. सोचिए, तो कोई एक चार्ज इसको हम ले लें, इस पर फोर्स किससे काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगा और इसके कारण इधर रहेगा. इस क्यू पर, इस क्यू के कारण चार्ज होगा के क्यू ए स्क्वायर. अगर इसकी साइड मान लो कि सपोज ए हो, दैट विल बी ए स्क्वायर. इसके कारण जो होगा इस डायरेक्शन में हमारा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा के क्यू स्क्वायर और बटन में ए स्क्वायर. दोनों के कारण अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री. क्योंकि रेगुलर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री. रिजल्टेंट इस डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, ये हमारे F0 है, ये F0 होगा. रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा कितना, F इक्वल टू 2F0 cos 30. क्योंकि फोर्स होता है अगर F हो, इधर भी F हो, ई एंगल अगर 2 थीटा हो, तो रिजल्टेंट F0 तो रिजल्टेंट फोर्स होता है F इक्वल टू F0 cos 2 थीटा बाय cos 60 डिग्री है, cos 30, दैट विल बी इक्वल टू 2F0 और cos 30 डिग्री √3 बाय, यानी √3F0. अब अगर ये जो चार्ज यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू, इसके कारण इस पर चार्ज इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में जो चार्ज लगेगा कितने के बराबर होगा, ये साइड सभी साइड्स इक्वल होंगे. अगर ये साइड ए है, दिस साइड इज ए बाय √3. ये कैसे हो जाएगा, ये साइड जो होगा दिस साइड स्क्वायर, यानी अगर ये x हो ये x हो, तो दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. ये एंगल कितना है, 120 डिग्री. cos 120, cos 120 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर.
that will be equal to 3x square. Means x square is equal to a square by 3, x is equal to a by रूट थ्री। तो ये a by रूट थ्री हो गया। आप समझिए इसके कारण फोर्स कितना हो जाएगा, ट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि माइनस क्यू के बराबर है। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ डैश F1 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर और a बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, यानी 3 के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। ये कितना है, ये हमारा फोर्स बराबर कितने है, कितने के, दैट विल बी इक्वल टू रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अब देखिए ये फोर्स जो है रूट थ्री के ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और नीचे की फोर्स कितना है 3 के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। दिस फोर्स ये हमारा अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स कितना है 3 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। This force is greater than this force, means magnitude of F1 is greater than magnitude of F. It means क्या होगा, particles move towards the center, क्या हो जाएगा, पता है F Q is equal to 1, will the charges at the corners move towards the center or fly away from it? means कि ये हमारा चार्ज जो अगर माइनस Q के बराबर है तो ये जो जितने कर्नर्स पर चार्जेस हैं ऑल मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर, all the charges at the corners moves towards the center। क्लियर है, तो पहला का आंसर हो जाएगा मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर। डी में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q एट O will charges remain stationary। तो ऊपर में जितना फोर्स है अगर नीचे में उतना है फोर्स लग जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेशनरी में हो जाएगा। कितने चार्ज कितना के बराबर हो, देखिए इसको मिटाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको मिटाने पर पूरी क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखते हैं, आप देखिए इस पर पूछता है कितना चार्ज इस पर रखें कि ये स्टेशनरी अवस्था में, ऊपर की ओर फोर्स कितना हमारा लग रहा है, हमारा ये अभी जो है ये Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, ये चार्ज जो है Q जो कर्नर्स पर रखे हुए स्टेशनरी अवस्था, यानी इस पर जो है नेट चार्ज इन दोनों के कारण जो लग रहा है फोर्स, इसके कारण फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी नेट फोर्स जीरो है। एफ ऊपर की ओर जो है दोनों चार्ज के कारण ऊपर जो लग रहा है एफ इक्वल टू रूट थ्री के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब इसके कारण एफ जो है, अगर एफ जो है तो ये कितना लेगा, एफ इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू बटा में डिवाइडेड ये साइड कितना हो जाएगा ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर, यानी के थ्री के क्यू बटा में ए स्क्वायर। ये ऊपर की ओर फोर्स और ये नीचे की ओर फोर्स अगर दोनों इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड तो ये चार्ज स्टेशनरी, उसी तरह से ये दोनों चार्ज भी स्टेशनरी होंगे। तो कितना हो जाएगा रूट माने एफ प्लस एफ दैट विल बी जीरो, मीन्स रूट थ्री के क्यू स्क्वायर प्लस डिवाइडेड
ए स्क्वायर प्लस 3 a क्यू बटा में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कैंसिल हमारा क्या क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रो 3 ये भी कैंसिल, ये कैंसिल है। तो रूट क्यू प्लस √3 क्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स क्यू इज इक्वल टू -q/√3। इस क्यू की वैल्यू -q/3 जब होगी, then this all the charges placed at the corners are in stationary position। और उस स्थिति में ये चारों चार्ज के कारण -q/3 और ये क्यू 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 क्या हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर ये प्रश्न पूछेगा कि दिस सिस्टम इज आइदर अनस्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल, फिर वही बात हो जाएगी कि व्हेन ओनली कूलम्ब एक्ट्स ऑन दिस चार्जेस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो ये हमारा अनस्टेबल होगा। और ये माइनस इसकी मैग्नीट्यूड जहां पर q/√3 से अगर ज्यादा हो जाएगी, अगर q हो गया q इज इक्वल टू -q तो क्या हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट, -q अगर हो गया -q तो मैग्नीट्यूड जो है इससे ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, सभी आ जाएंगे। अगर -q से कम हो जाएगा, इस ये जो q से इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा उधर रिपेल कर देगा, ठीक है। तो q/√3 इतनी चार्ज होगी, इससे चार्ज ज्यादा होने पर रिपेल करो। अगर ये q जब इसकी चूंकि मैग्नीट्यूड जो है -q जो है मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो ये जो फोर्सेस है ऊपर की ओर, जब इसको -q रखते हैं, जब ज्यादा चार्ज है तो रिट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज रिपल्सन होगी आगे चलेगा। तो अगर -q रखेंगे तो हमारा ये टुवार्ड्स द सेंटर आएगा, और -q/3 रखेंगे तो स्टेशनरी पोजीशन। थैंक यू। आगे का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। Two identical charge spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 30 degree with each other. इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से एक चार्ज ए है और दूसरा चार्ज, बीच का एंगल है 30। The string makes an angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, the angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid? The density of the material of the sphere is 1.6 gram per cc। कहते हैं कि शुरू में जब एयर में रखा गया, तो सपोज ये सेपरेशन हमारा आ रहा है, ठीक है। अब इस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं, इधर टी, इस पर इधर एम जी, और इस डायरेक्शन में क्योंकि हमारा जो है आइडेंटिकल चार्जेस है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में जो होगा एफ ये एंगल हो जाएगा कितना, ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगी, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस टी का कंपोनेंट टी कॉस, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा टी साइन। तब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के पोजीशन में यहां पर जब है चार्ज पार्टिकल, जब एयर में है तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, और एम जी के वैल्यू कितना हो जाएगा जब एयर में रहेगा, के क्यू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब कहता है कि जब ये जो है सस्पेंडेड इन द लिक्विड, जब इसके बीच लिक्विड आ जाती है तब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जो करते हैं, एंगल में कोई अंतर नहीं पड़ता, ये थीटा हमारा थीटा जो करते हैं when spheres are suspended in liquid of dielectric constant K, then if E equal to K Q square बटा में K, here K is 1/4 pi epsilon naught, इस K को हम एप्सिलॉन कहते हैं, लास्ट में K रखते हैं, तो चलिए आज से इसको डिनोट करें। और एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जब अगर ये जो बॉडी है अगर ये सस्पेंडेड है एम जी से, अगर ये लिक्विड में है तो ऊपर में क्या लगेगा, एक तो होगा हमको थ्रस्ट लगेगा, अब थ्रस्ट तो एम जी डैश, अब थ्रस्ट हो जाएगा, ये एम जी जो है एम जी डैश के बराबर हो जाएगा, यानी एम जी डैश इक्वल टू एम जी और माइनस ऑफ थ्रस्ट that will be mg minus v sigma g, यहाँ पर सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और इसको हम लिख देंगे v रो g माइनस v सिग्मा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, tan थीटा sin थीटा t एफ ही इतना, tan थीटा जब क्यों रह गया, tan थीटा इक्वल टू एफ ई, इसको डैश कर देते हैं, एफ ई डैश डिवाइडेड बाई एम जी डैश, एम जी डैश, ये इक्वेशन नंबर आर बाई एम जी, तो ये इक्वेशन नंबर जो है इसको एक मान लें, इसको दो मान लें, tan थीटा जो कहते हैं के क्यू ए स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर एम जी, और दैट विल बी इक्वल टू एफ ई डैश, एफ ई डैश को हम लोग कितना लिख देंगे कि क्यू ए स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन नॉट और एम जी को एम जी डैश, ठीक है, तो ये के क्यू स्क्वायर कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर यहाँ पर है, ये आर स्क्वायर भी कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम जी और बटा में एम जी डैश, एम जी हो गया भी रो जी, और ये हो जाएगा कितना, भी रो जी माइनस भी सिग्मा जी, भी रो जी हम कॉमन निकालते हैं, भी जी कॉमन निकाल देते हैं, भी रो जी ही कॉमन निकाल देते हैं, भी रो जी बटा में भी रो जी, ये 1 माइनस सिग्मा बाई रो है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटा में 1 माइनस सिग्मा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है 0.3,
और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना है 1.6 1.6 तो हो गया तो दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी 1/1/2 इक्वल टू एप्सिलॉन आर यानी क्या चीज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू दैट इज दैट। देखिए इसमें जो है बहुत सिंपल चीज है, ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा नहीं है। हमको केवल टी साइन थीटा एम जी और टी कॉस थीटा जो एफ के बराबर है लिक्विड में जब रखते हैं तो सोच चुकी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण घट जाएगा और एम जी की वैल्यू जो इसका रेट है वो भी अब थ्रस्ट के कारण घट जाएगा। तो एफ डैश बटा में एम जी डैश ये निकाल लेना है, एफ में केवल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाता है, एम जी डैश में हमारा अब थ्रस्ट जो है जाएगा जितनी ये स्फीयर द्वारा जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उस लिक्विड के वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन इंच इतना हमको वेट कम। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में रंगी फैक्ट्स को रखते हुए इस प्रॉब्लम को हम दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है a charge particle q is equal to 6 microcoulomb is placed in the xy place at a point a। पॉइंट का पोजीशन जो है 1 मीटर 3 मीटर उन्हें ये जो है आपका रखा हुआ है जो उसका मैंने आई प्लस 3 जे ए पोजीशन जो है जो पार्टिकल रखा हुआ है इसका पोजीशन जो है ए का आई प्लस 3 जे 1 और 3 m का मतलब है 1 m और 3 m का मतलब है आई प्लस 3 जे। और दूसरा अगर चार्ज पार्टिकल इंटू इस यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है यह रखा हुआ 6 माइक्रो Q1 इज इक्वल टू 6 माइक्रो और ये पॉइंट ए हो गया और इस पॉइंट बी का पोजीशन कर रहा है -2m1m मतलब क्या -2i प्लस जे ये हो गया इसका पोजीशन। तब कह रहा है क्या चीज ये Q जो है Q2 इक्वल टू कितना है Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम where to place a third charge Q3 is equal to 4 microcoulomb such that net force on Q2 is 0। इस Q2 पर इस 4 माइक्रोकूलम के कारण नेट फोर्स 0 तो ये 6 माइक्रोकूलम है और 4 माइक्रोकूलम इस साइड में अगर कहीं रखेंगे हम तो नेट फोर्स 0 नहीं है, दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये अपोजिट में कहीं पोजीशन इसका इधर है, ये सी पोजीशन तो सी पोजीशन है तो इसका जो हो जाएगा कितना हमने मान लिया कि ये सी पर रखा हुआ है Q3 इज इक्वल टू कितना 4 माइक्रो। तब हमको निकालना है कि इसका पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पर रखा हुआ। देखिए अगर लेंथ निकालना होता तो बहुत इजी है, ये डिस्टेंस तो हमारा बहुत इजी है, इसके कारण फोर्स इस पर निकाल देंगे दैट मीन इक्वल टू दिस फोर्स यानी कितना हो जाएगा ये हमारा है ए ये बी है सपोज ये सी है तो सी है तब कितना हो जाएगा इस पर ड्यू टू माने फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ऑन चार्ज एट ये हमारा हो जाएगा दैट विल बी के क्यू की वैल्यू कितनी है ये है 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई अब ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हम लोग देख लें ये पोजीशन है तो
ये क्वेश्चन सपोज हमारा सेंटर से ये ए है और ये बी है। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ सी, यानी ए बी इक्वल टू पोजिशन ऑफ बी, यानी पोजिशन ऑफ बी आर बी और माइनस आर सी आर, पोजिशन ऑफ बी माइनस पोजिशन ऑफ ए, दैट इज द लेंथ, दैट विल बी ए। ए बी इज इक्वल टू कितना, ए बी इक्वल टू आर बी का पोजिशन कितना है, माइनस टू आई प्लस जी माइनस आई माइनस थ्री, दैट विल बी इक्वल टू कितना, माइनस थ्री आई और माइनस माइनस कितना, माइनस थ्री जे माइनस टू जे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर, यानी 9 प्लस 4, दैट विल बी रूट 13। तो यहां पर हम कर दें 13 रूट 13 का स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी ऑन चार्ज एट, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू, ये है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई बीसीएस। चूंकि इस चार्ज पर हमारा जो है जीरो फोर्स हो तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, अगर ये F1 हो और ये F2 हो तो F1 इज इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा, ये काटते इसी पर देखने काट लेते हैं, ये के कट जाएगा, ये 6 ये 6 ये 6 और ये 6 कट जाएगा, और क्या कटेगा, ये 2 और 2 भी कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो, ठीक है, यानी 3 डिवाइडेड बाई 13, 3 डिवाइडेड बाई 13, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 2, 2 बाई बीसी स्क्वायर। तो बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 26 3 बाई 13, 3 बाई 13, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई बीसी स्क्वायर, 2 बाई बीसी स्क्वायर, तो 26 बाई 3, 26 बाई 3, ये हमारा बीसी का ये लेंथ हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन, माने किस पोजीशन पर रखा जाए, यानी माइनस टू आई प्लस वन के उस तरह से सी का पोजीशन क्या है, अब ये कैसे निकालेंगे, ये अब जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल, फिजिक्स तो यही तक है, मैथमेटिक्स हम यहाँ पर आ गए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अब क्या होगा कि ये बीसी जो है ये इसका लेंथ का मैग्नीट्यूड, ये बीसी का अगर हम पोजीशन मालूम कर रहे हैं तो वेक्टर में बीसी क्या होगा, बीसी, तो इस बीसी में इस लाइन के अलावा अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल दें, इसको हम नोट कर लेते हैं कि बीसी इज इक्वल टू दैट विल बी रूट 26 बाई 3, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, तो इसको मिटाने पर क्वेश्चन मिट जाए। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर एलॉन्ग हम बीसी निकालें, यूनिट वेक्टर जो एलॉन्ग ए बी होगा वही बीसी की होगा, तो ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू हम निकाले हैं कितना, -3i -3i -2 ठीक है, तो यूनिट वेक्टर along
ए बी, along ए बी कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर along ए बी, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, एक चीज याद रखना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो और ये हमारा एन यूनिट वेक्टर हो ए बी के लॉन्ग, तो ये वेक्टर ए बी हो। अगर ये हम लिखें कि ए बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई एन, लिख सकते हैं ऐसा कि ए बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू दिस, और एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी और बटा में ए बी। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये और ये क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये एक ए बी जो है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये हम यूनिट वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो रूल व्हिच प्रोवाइड्स द डिवीजन ऑफ एनी वेक्टर और स्केलर बाय वेक्टर। वेक्टर से किसी चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए दिस इज स्टॉप रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारा यूनिट वेक्टर जो होगा, इस वेक्टर का वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये नहीं कि हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस यूनिट वेक्टर से निकालो, यूनिट वेक्टर डिवाइड नहीं, ठीक है? तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालें इस फॉर्मूले से, कितना हो जाए? यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू है कितना? -3i -2j, और ए बी का वैल्यू है कितना? हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ 13, √13। अब यह यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग दिस बीसी। बीसी का मैग्नीट्यूड जो है, बीसी का मैग्नीट्यूड हम बीसी इज इक्वल टू जो निकाले हैं कि बीसी का मैग्नीट्यूड, और इसमें इसके अलावा इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना? -3i -2j डिवाइडेड बाय √13। क्लियर है? अब इससे हमको बीसी का मिल जाएगा पोजीशन, तो इसका कितना? बीसी इक्वल टू कितना हम लाए हैं? बीसी इक्वल टू √26/3, that will be equal to BC का वैल्यू √26/3, और ये कितना हो जाएगा? इंटू -3/13 आई और -26/3 और इंटू 2/√13, ये हो जाएगा 0। अब कितना हो जाएगा? ये 13 है, तो 13 हो गया कितना? ये हो गया 2 और ये हो गया 3, √6i, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा कितना? √3, 2 अंतर लाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8/√3। ये हो गया हमारा पोजीशन बीसी। ये बीसी जो है इसका, तो सी का पोजीशन क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ सी, पोजीशन ऑफ सी दैट विल बी कितना? आरसी माइनस आरबी, आरसी माइनस आरबी इज इक्वल टू बीसी, यानी आरसी इज इक्वल टू बीसी और प्लस आरबी, बीसी प्लस आरबी। ये जो हमारा होगा इस पोजीशन, जो ये सी का जो पोजीशन होगा, तो क्या हो जाएगा? आरसी आरबी, ये हमारा बी प्लस बीसी इज इक्वल टू आरसी, तो आरसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीसी प्लस आरबी।
पीसी हमने निकाल चुका कितना, थोड़ा लेंदी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो ये पीसी हमारा है इतना। तो आरसी इजकल टू पीसी का हम लिखेंगे √6 माइनस 8/√3 और प्लस आरबी। आरबी इजकल टू कितना है, आरबी इजकल टू -2i प्लस जे, -2i प्लस आरबी, आरबी ये है प्लस जी, प्लस जी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 -2i और माइनस माइनस √8/3, √8/3 और प्लस प्लस 1 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको जो है कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, √6 का 2 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट कुछ में आ जाएगा, ये क्योंकि 6 है तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें घटाएंगे तो पॉइंट इतना आई हो जाएगा और आई और -8/3, 2 बाहर निकल जाएगा, 2/√3 का ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे, माइनस एक करेंगे जो आएगा एनर्जी। ये अब कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर का स्टेप कितना लगे, दैट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट सिस्टम। ये हमको यहाँ पर केवल लेंथ नहीं निकाला तब तो इजी था, इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत बना चुके थे कि ये लेंथ निकालने के दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, तो उसमें केवल हमको डिस्टेंस निकालना था, इजी को निकाल। बट पोजीशन, और पोजीशन जो कैसे निकालेंगे, इस लाइन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस आ जाएगा वेक्टर पर, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। Two identical balls, each having a charge of 2 into 10 to the power minus and a mass of 100 gram are suspended from a given point by two insulating strings, each 50 centimeter long. The balls are held at a separation of 5 centimeter apart and then released. Find the electric force on one of the charged balls, the components of the resultant force on it along and perpendicular to the string, the tension in the string, the C में the tension in the string and D में the acceleration of one of the balls. Answer are to obtain only for the instant just after the release. Just after the release. अब देखिए ये इसी वर्मा का प्रॉब्लम है, 21, 20, 22, 23 होगा। आप देखेंगे प्रॉब्लम्स तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर। देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल ईच हैविंग चार्ज बना सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट से सस्पेंड है, एक बॉल ये है और दूसरा बॉल, इसकी 50 सेंटीमीटर लेंथ है, स्ट्रिंग का 50 सेंटीमीटर लेंथ है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बॉल का जो है 5 सेंटीमीटर। ये एंगल अगर थीटा हो और ये एंगल भी थीटा और ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90। अब इस चार्ज के कारण कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वन ऑफ द चार्ज फोर्स, तो आइडेंटिकल बॉल्स है हैविंग चार्ज दोनों पर 2 इंटू यानी
Q1 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, दोनों कितना है, Q के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस। तो इसके कारण हमारा फोर्स क्या लगेगा, इधर F लगेगा, इधर टेंशन T होगा, इधर mg, इधर mg होगा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, T cos थी, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा T sin थी। ठीक है, अब देखिए कहता है पहला में कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स F की वैल्यू क्या होगा, तो F इज इक्वल टू क्या, T sin थीटा, T F इज इक्वल टू Q1, पहले F हम लोग निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q, Q स्क्वायर हो गया, दोनों चार्ज बराबर है, डिस्टेंस है कितना 5 सेंटीमीटर, मींस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये K की जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हम रख दें, और Q स्क्वायर कितना है 2, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का होल, और डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये हमारा F ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 7 14 हो जाएगा, माइनस 14, और ये हो जाएगा 13, ऊपर जाएगा माइनस 4 13, और ये माइनस 4, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 14 13, यानी माइनस डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएगा आपका F ही की वैल्यू। आप हल करेंगे कैलकुलेटर, जब कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, 10 पावर 4 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको जब हम लोग कितना करेंगे तो 36 25 और इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो ये कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी 0.144 न्यूटन, ये F की वैल्यू आ गई। दैट्स इट, आंसर इज फर्स्ट 0.144। दूसरा क्या पूछता है, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular to the string, along and माने इसके along, ये इसके along, और perpendicular to this, इसके along फोर्स क्या है, ये हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए T जो है, अब ये जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल है, ये एंगल उतना ही ये एंगल, और जितना ये एंगल है उतना ये एंगल, यानी इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये थीटा है, तो mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इसका कितना हो जाएगा एफ साइन, ठीक है, तो t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg cos, ठीक है, तो अब इस t का वैल्यू, अब देखिए ये t इस डायरेक्शन में होगा, अब पूछता है कि along द स्ट्रिंग, along द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर, तो ये आप देखिए कि ये हमारा जो बॉल है ना इस डायरेक्शन में जाएगा और ना इस डायरेक्शन में, तो दिस इज इक्वल टू दिस होगी, और नेट फोर्स दोनों बराबर होगा, t इज इक्वल टू sin थीटा mg, तो इस फोर्स के along दैट विल बी 0, दिस फोर्स इज इक्वल टू 0, तो नेट फोर्स along द स्ट्रिंग दैट विल बी 0, क्योंकि हमारा ये बॉल नाइदर इस पोजीशन में जाएगा और ना इस साइड में, तो दिस विल बी फोर्स along the string, net force along the string is equal to 0, और perpendicular to this, perpendicular
नेट फोर्स यानी कंपोनेंट along the string is equal to 0 और परपेंडिकुलर टू string is equal to इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इधर FC sin थीटा है, ये हो जाएगा FE cos, और इस डायरेक्शन में कितना है FE cos थीटा, हो जाएगा ME sin थीटा। तो ये हमारा चूंकि जस्ट हमने रिलीज किया तो इसका मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब कि FE हमारा जो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग हो जाएगा FE cos थीटा माइनस MG sin थीटा, MG sin थीटा। तो अब देखिए FE sin थीटा इज इक्वल टू कितना, sin थीटा इज इक्वल टू दिस, ये sin थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये पूरा लेंथ 5 कर हो जाएगा कितना 2.5 और डिवाइडेड बाय एच है, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 मतलब क्या 25/5 यानी 12, ये हो जाएगा हमारा 1/20। cos थीटा इससे हम निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर यानी 1/400, 1/4 तो 1/400 मतलब क्या, स्क्वायर रूट 399 और बाई 400, अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13.99 कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम लोग, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.998। तो ये हमारा आ गया कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एपी कॉस थीटा एमडी sin थीटा, एपी हम लोग निकाल चुके हैं कितना 0.144 और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके हैं इंटू 0.998 और माइनस एम जी, एम कितना है, एम हमारा क्या हुआ है, एम इज इक्वल टू 100 ग्राम यानी 0.1 kg, 0.1 kg, 0.1 kg और इंटू जी इंटू 9.8 यानी 0.144 इंटू 0.998 माइनस स्टूडेंट्स सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, इलेक्ट्रिक में गड़बड़ी आ जाने के कारण लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट नहीं सॉल्व कर पाए थे। रिजल्ट हम लोग टी जो है माने कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ये टी जो है चूंकि ये बॉल जो है नाइदर अलोंग स्ट्रिंग नॉर अपोजिट स्ट्रिंग, ये मूव नहीं कर पाए और इसलिए नेट जो कंपोनेंट जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू जी, हमारा काम करेगा फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन हो जाएगा एफ ई कॉस थीटा यानी परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग फोर्स जो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ ई कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एफ ई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 0.144 मीटर, एफ ई की वैल्यू हम निकाल चुके थे 0.144 मीटर यानी 0.144 न्यूटन
और cos थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके थे हमें sin थीटा इक्वल था कितना 1/20 और cos थीटा इक्वल था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 minus 1/400 that will be 399/400 ये 0.99 है क्योंकि 1 था 1 तो होगा नहीं 1 से कम होगा 0.99 तो ये इतना हो जाएगा और इनटू cos थीटा हो जाएगा कितना 0.998 माइनस mg m का वैल्यू दिया हुआ है कितना मास जो है मास ऑफ द बॉल 100 है यानी 100 इंटू 10⁻³ kg और इंटू जी 9. तो ये हमारा कितना हो जाएगा इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का जो है कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये नेट फोर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग दैट विल बी 0.095 मीटर ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज बॉक्स हम लोग निकाल चुके थे 0.144 न्यूटन और B में था द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग फोर्स ऑन इट along to get 0 और perpendicular to the string that will be 0.95 इसके बाद है द टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन क्या तो देखिए T cos थीटा इक्वल टू mg और T sin थीटा इक्वल टू fe आप इस किसी भी रिलेशन से यानी T sin थीटा इक्वल टू fe और fe की वैल्यू आप निकाल चुको T इक्वल टू fe बाई साइन थीटा भी कर सकते हैं और T sin थीटा इक्वल टू इतना और T cos थीटा इक्वल टू इतना T cos थीटा इक्वल टू mg तो इससे भी हम निकाल सकते हैं कि T स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं आप T स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं T sin थीटा यानी fe स्क्वायर और प्लस mg स्क्वायर इसको भी हम 0.144 का स्क्वायर प्लस mg कितना हम लोग निकाल चुके हैं ये आपका आ जाएगा 0.98 का स्क्वायर तो इसको आप हल करेंगे आपका हो जाएगा 0.986 या T sin थीटा इक्वल टू कितना था T इक्वल टू fe बाय sin थीटा fe की वैल्यू 0.144 डिवाइडेड बाय 1 इससे भी हम निकाल सकते हैं जो इजी हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है T स्क्वायर इक्वल टू fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर fe की वैल्यू 0.144 का स्क्वायर और mg का हो जाएगा कितना 0.98 का स्क्वायर m का वैल्यू 0.81 है और g का 9.98 का स्क्वायर और इसको आप स्क्वायर करेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा इसको हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.986 T इक्वल टू आपका आएगा 0.986 न्यूटन इसके बाद T में कहता है एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स एक्सीलरेशन का नेट फोर्स हमारा क्या निकला है नेट फोर्स निकला है F इक्वल टू निकला है कितना 0.095 न्यूटन तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा F बाई m यानी 0.095 और डिवाइडेड बाई m इक्वल टू कितना 0.1 यानी 0.95 मीटर पर सेकंड तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसका आंसर है तो इस तरह से हम लोग इसके बाद जो है एचसी भागना के प्रॉब्लम्स में भी कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो है अन्य प्रॉब्लम्स जो आपको मिलेंगे बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं अगर कहीं आप में से किसी को प्रॉब्लम हो तो कृपया हमको उसको भेज देंगे उस पर
कमेंट्स करके उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको अपना तो ये सब मान ले। सपोज अगर क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन है उसमें कि 100 ग्राम H2O में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। तो आप जानते हैं कि H2O क्या होगा, H2O 2 और प्लस 18 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18 ग्राम। इसका मतलब कि 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आप सभी जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 18 ग्राम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और एक मॉलिक्यूल्स में कितने, दो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और एक इसमें है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों यानी 10 हो। तो 18 ग्राम में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 18 ग्राम में हो जाएगा 10 और इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमको निकालना है 100 ग्राम। तो क्या करें, 100/18 कर देंगे। 18 ग्राम में इतना था 100/18 और जो है इसके बाद इतना ग्राम में इतना आएगा, 18 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम इसमें 18 से भाग देते हैं और ये 100 से मल्टीप्लाई जो आएगा दैट इज द आंसर। चार्ज बताना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज जानते हैं 1.6 10 पावर -19, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोटॉन की संख्या तो उतना ही हो जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल। दूसरा चीज मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज चार्ज बाय 1 कूलम्ब पॉजिटिव, किसी बॉडी पर 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग बताए थे कि Q इक्वल टू प्लस माइनस ए नहीं होता। पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड और डिटैच्ड फ्रॉम द पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज है। इस मींस की क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी जो नंबर्स आएंगे इलेक्ट्रॉन्स का उतना डिटैच हो जाएगा उस बॉडी से। अब कितना डिटैच हो जाएगा, आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन माने A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू Q बाई E, यानी 1 कूलम्ब बटा में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटैच्ड है। ये जाएगा तो कितना है, इसको आप हल करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटैच्ड होगा अगर पॉजिटिव चार्ज हो। चार्ज हो जाएगा दैट मींस कि दिस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड टू बॉडी। तो इस तरह से हाउस क्वेश्चन जो है हल्के हैं। एक क्वेश्चन उसमें और है कि दो दो पॉइंट के बीच में 1 सेंटीमीटर के दूरी पर दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, तो मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है। तो मिनिमम फोर्स क्या, चार्ज का मिनिमम वैल्यू पुट करती है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही मिनिमम होगा या प्रोटॉन का जो चार्ज है मिनिमम होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वहां हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। या प्रोटॉन का रखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रखिए, कुछ भी रखिए, चार्ज नहीं। इन दोनों के बीच में अब 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इससे ज्यादा है तो प्लस जो भी निकालना तो मिनिमम फोर्सेस की वैल्यू ये। इस तरह से आप क्वालिटी मेंटेन जो क्वेश्चंस है उस पर आप कस करें, एक प्रॉब्लम बनाएंगे कई प्रॉब्लम्स बनेंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखते हैं इसी का टर्म्स, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स वगैरह सारी फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, जचता है, लगता है कि प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं अगर आप कहीं ज्वाइन नहीं करें किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग में, किसी भी क्लास में, कहीं अगर आप ट्यूशन वगैरह भी नहीं पढ़ते मेरी वीडियो को सीरियस होकर टोटल वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखेंगे तो हमको उम्मीद है कि चाहे 12th क्लास स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग में किसी भी तरह की इंजीनियरिंग तैयारी करनी हो या मेडिकल के स्टूडेंट, तो आपको हर सब इस फिजिक्स में हर पॉइंट्स पर क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बनाएं। और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज देने जा रहा हूं। थैंक यू।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में।